Hello friends, I welcome you all to this lecture series Engineering Drawing for EAC Prelims। आज की क्लास में कौन सा टॉपिक कवर करूँगा मैं? आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन मेथड्स टॉपिक डिस्कस करूँगा। कौन कौन सी डिफरेंट प्रोजेक्शन मेथड्स यूज करी जाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में टेक्निकल ड्राइंग्स बनाने के लिए, उनके नेम और उनकी डेफिनेशन। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बाद में जब सेपरेट लेक्चर अपलोड करूंगा इंडिविजुअल प्रोजेक्शंस मेथड पर, तो वो फिर डिटेल्ड लेक्चर्स रहेंगे। देखिए, ये जो प्रोजेक्शन मेथड टॉपिक है ये फंडामेंटल इम्पोर्टेंस का टॉपिक है और इसके कंसेप्ट्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के आने वाले चैप्टर्स को समझने के लिए आपको लगेंगे। भले ही क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन मेथड्स फंडामेंटल टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक है, पर इससे EAC में जनरल स्टडीज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। मैं देख रहा था 2017 से अभी तक EAC प्रीलिम्स में इंजीनियरिंग ड्राइंग से करीब करीब 32 क्वेश्चंस आए हैं और उनमें से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरा आज का लेक्चर समझने के बाद आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा खासा वेटेज है आज के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन मेथड्स का जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पेपर में करीब करीब 10% वेटेज। तो चलता हूं मैं, लेट मी मूव टू द क्लासिफिकेशन चार्ट फॉर प्रोजेक्शन मेथड्स। अभी पूरा चार्ट नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि वो एनिमेटेड चार्ट है। जैसे जैसे मैं डिस्कस करता जाऊंगा वो चार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक अपीयर होता जाएगा। अभी केवल प्रोजेक्शन मेथड दिख रहा है और ये जो प्रोजेक्शन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन लेते हैं किसी प्लेन पर, तो आप क्या करते हैं? आप उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज उस प्लेन पर ऑब्टेन करते हैं, आप उस ऑब्जेक्ट की एक ड्राइंग उस प्लेन पर ऑब्टेन करते हैं। मैं इस अरेंजमेंट की हेल्प से आपको प्रोजेक्शन वर्ड का मीनिंग क्लियर कर रहा हूं। ये ग्रीन कलर का क्या दिख रहा है? दिस इज ऑब्जेक्ट। और ये जो ग्रे कलर का है ये क्या है? दिस इज प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और आप क्या चाहते हैं? आप इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं इस प्लेन पर। तो आप क्या करेंगे? आप प्रोजेक्टर्स ड्रॉप करेंगे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट से ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन लाइक दिस। ठीक है, ये देखिए मैं प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट से इस प्रोजेक्शन प्लेन पर। ये प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्शन प्लेन से इंटरसेक्ट हुए इन पॉइंट्स में। प्रोजेक्टर्स और प्रोजेक्शन प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट को आप ज्वाइन कर लेंगे प्रॉपर सीक्वेंस में, तो व्हाट यू विल गेट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ प्रोजेक्टर्स छूट गए थे, उनको अभी मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक ये वाला छूट गया,
एक ये वाला प्रोजेक्टर छूट गया और एक इस पॉइंट वाला प्रोजेक्टर छूट गया। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बना है यहां पर, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन। अच्छा, ये तो रफ डायग्राम है, मैं आपके सामने फेयर डायग्राम ला रहा हूं। ये प्रोजेक्टर्स गए हैं इस प्रकार से प्रोजेक्शन प्लेन पर, और ये प्रोजेक्शन प्लेन पर ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बना है, और मैं इस पिक्टोरियल डायग्राम को मोशन दे रहा हूं जिससे कि 3D में आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए ये अरेंजमेंट। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट से प्रोजेक्टर्स गए, ये पीछे स्क्वायर प्रोजेक्शन प्लेन है, और प्रोजेक्टर्स और प्रोजेक्शन प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया प्रॉपर सीक्वेंस में, एंड दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन। देखिए, दिस वाज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मेकिंग प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट on projection plane. In engineering drawing, there are lot of methods for drawing projection of the object. और वो मेथड किन बातों पर बेस्ड है? एक तो प्रोजेक्टर के डायरेक्शन पर बेस्ड है, प्रोजेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन है या प्रोजेक्टर्स ऑब्लिक टू द प्लेन है। एक प्रोजेक्टर की पैरेललिटी पे बेस्ड है, क्या प्रोजेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, या क्या प्रोजेक्टर्स कॉन्वर्जिंग प्रोजेक्टर है, या क्या प्रोजेक्टर्स डाइवर्जिंग प्रोजेक्टर है, और फिर ऑब्जेक्ट किस तरीके से रखा हुआ है प्रोजेक्शन प्लेन के रिलेशन में। तो चलिए हम डिस्कस करना चालू करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्शन मेथड्स used in engineering drawing for making the projection of the object on the projection plane. ये चार्ट आगे बढ़ाता हूं मैं। देखिए, ब्रॉडली टेक्निकल ड्राइंग में प्रोजेक्शन मेथड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है पैरेलल प्रोजेक्शन और दूसरा है परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है, परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है, दोनों का एक कॉम्पैरेटिव एक्सप्लेनेशन में आपको दे रहा हूं। देखिए, पैरेलल प्रोजेक्शन को जो मेन कंडीशन सेटिस्फाई करनी रहती है वो ये कि प्रोजेक्टर्स should be parallel to each other. इधर देखिए, इस पिक्टोरियल डायग्राम बी को देखिए, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट ये रेक्टेंगल है ABCD। आपका प्रोजेक्शन प्लेन किधर है, ये रहा आपका प्रोजेक्शन प्लेन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और पैरेलल प्रोजेक्शन समझेंगे हम इस पिक्टोरियल डायग्राम की हेल्प से। तो इसका पैरेलल प्रोजेक्शन लेने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, इस रेक्टेंगल के कॉर्नर पॉइंट्स से मैं प्रोजेक्टर्स ड्रॉप कर रहा हूं ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है, इस रेक्टेंगल के कॉर्नर पॉइंट से मैंने प्रोजेक्टर्स ड्रॉप किए ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन।
और ध्यान दीजिए कि वो जो प्रोजेक्टर्स थे वो एक दूसरे के पैरेलल थे, है ना। ये बी का प्रोजेक्टर, ये सी का प्रोजेक्टर, ये दोनों, जितनी इन दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच दूरी यहाँ है, यहाँ पर भी उतनी ही दूरी है, यहाँ पर भी उतनी ही दूरी है। और ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट से जाने वाले प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्शन प्लेन पर इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हुए। ठीक है, एक प्रोजेक्टर डी का हमने नहीं बनाया था, यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। प्रोजेक्टर्स के और प्रोजेक्शन प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट को आपने ज्वाइन किया प्रॉपर सीक्वेंस में, तो व्हाट यू गेट इज द पैरेलल प्रोजेक्शन। What you get is the parallel projection of rectangle ABCD। ठीक है, पैरेलल प्रोजेक्शन अच्छे से समझ आ गया आपके। अब पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखिए, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को जो मेन कंडीशन सेटिस्फाई करनी रहती है वो ये कि प्रोजेक्टर्स शुड नॉट बी पैरेलल, projectors should emerge from a station point O। ये जो डायग्राम है, डायग्राम ए, दिस इज इलस्ट्रेटिव पिक्टोरियल डायग्राम टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, ये देखिए यहां पे स्टेशन पॉइंट कहां है, ये जो पॉइंट है O, दिस इज द स्टेशन पॉइंट। आपका ऑब्जेक्ट मतलब रेक्टेंगुलर प्लेन कहाँ है, ये रहा रेक्टेंगुलर प्लेन ABCD, और ये जो है आपको दिख रहा है, दिस इज योर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जब आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन लेना रहेगा तो आप क्या करेंगे, स्टेशन पॉइंट O से प्रोजेक्टर्स इमर्ज होंगे और वो रेक्टेंगल के कॉर्नर पॉइंट से होते हुए प्रोजेक्शन प्लेन पे टकराएंगे, और प्रोजेक्शन प्लेन के और प्रोजेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को जब आप प्रॉपर सीक्वेंस में ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखिए, O से मैं एक प्रोजेक्टर ले रहा हूं जो कि A से होते हुए जा रहा है और यहां जाकर इंटरसेक्ट हुआ प्रोजेक्शन प्लेन से। अब मैं एक ऐसा प्रोजेक्टर पास कर रहा हूं जो कि O से निकल रहा है, B से पास हो रहा है और जाके प्रोजेक्शन प्लेन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखिए, ये प्रोजेक्टर O से निकला, B से पास हुआ और प्रोजेक्शन प्लेन से यहां जाकर टकराया B डैश पे। उसी तरह प्रोजेक्टर O से निकलेगा, C से पास होगा और प्रोजेक्शन प्लेन पे यहां जाके टकराएगा C डैश पे। और जब आप इन पॉइंट्स A डैश, B डैश, C डैश, D डैश को ज्वाइन कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट विल बी द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। समझ आ गया? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में जो मेन बात है वो ये कि प्रोजेक्टर किसी स्टेशन पॉइंट O से इमर्ज होते हैं। थोड़ा सा इस 3D अरेंजमेंट को मैं मोशन दे देता हूं जिससे कि आपको विजुअलाइजेशन और क्लियर हो जाएगी पैरेलल प्रोजेक्शन की और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की। ये राइट वाला जो इलस्ट्रेटिव डायग्राम है दैट इज फॉर एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन, और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें A से, B से, C से, D से जाने वाले प्रोजेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ये जो लेफ्ट वाला डायग्राम है दिस इज फॉर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। आप देखिए, इसमें स्टेशन पॉइंट होता है एक, और उस स्टेशन पॉइंट से, ये जो स्टेशन पॉइंट है O, इससे सारे प्रोजेक्टर्स निकलते हैं और
ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट से जाते हुए प्रोजेक्शन प्लेन से टकराते हैं। ठीक है, तो आई थिंक द 3D विजुअलाइजेशन ऑफ द अरेंजमेंट इज वेरी क्लियर एंड नाउ आई गो बैक टू द क्लासिफिकेशन चार्ट और इसको आगे बढ़ाता हूं चार्ट को मैं। देखिए ये पैरेलल प्रोजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन और दूसरा होता है ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन। इन दोनों का भी मैं आपको कॉम्पैरेटिव एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। देखिए, जो ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन है उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। पहली कंडीशन तो ये कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पैरेलल प्रोजेक्शन की सब कैटेगरी है, तो ये पैरेलल प्रोजेक्शन की कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। मतलब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये ऑर्थोग्राफिक वर्ड जो जुड़ा है उसके कारण जो कंडीशन ऐड हुई है वो दूसरी कंडीशन ये कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्टर्स है दे विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन। और अच्छे से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझाने के लिए मैं इस पिक्टोरियल डायग्राम का यूज करूंगा। ये जो है बी वाला पिक्टोरियल डायग्राम, इसको आप थोड़ा गौर से देखिए। क्या देख रहे हैं आप? आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये है रेक्टेंगल ABCD, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। आपका प्रोजेक्शन प्लेन कहाँ है? ये रहा, दिस इज योर प्रोजेक्शन प्लेन। ओके, दिस इज योर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्टर्स कैसे जा रहे हैं इसमें, जरा गौर से देखिए, ऑब्जर्व माइन्यूटली। ये A से प्रोजेक्टर गया, ये प्रोजेक्टर ने प्रोजेक्शन प्लेन से कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री का। B से प्रोजेक्टर गया, इस प्रोजेक्टर ने भी प्रोजेक्शन प्लेन से कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री का। और ये प्रोजेक्टर्स A से और B से जाने वाले प्रोजेक्टर पूरे टाइम एक दूसरे के पैरेलल है, इनके बीच में डिस्टेंस सेम है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यहां पर भी प्रोजेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस d है और यहां पर भी प्रोजेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस d है। तो प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और इसलिए ये जो प्रोजेक्शन मिल रहा है आपको A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, ये है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, अब मैं आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है ये समझा रहा हूं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन को दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी रहती है। पहली कंडीशन तो ये कि चूंकि ऑब्लिक प्रोजेक्शन पैरेलल प्रोजेक्शन की सब कैटेगरी है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन एक प्रकार का पैरेलल प्रोजेक्शन है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन जब आप किसी ऑब्जेक्ट का लेंगे तो प्रोजेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ऑब्लिक वर्ड के कारण आती है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट का ऑब्लिक प्रोजेक्शन लेते हैं तो जो प्रोजेक्टर्स होते हैं दे आर ऑब्लिक टू द प्रोजेक्शन प्लेन, मतलब दे आर इंक्लाइंड टू द प्रोजेक्शन प्लेन एट एनी आर्बिट्ररी एंगल थीटा एंड दैट थीटा विल नॉट बी 90 डिग्री। यदि वो थीटा 90 हो गया तो फिर वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो जाएगा। देखिए, ऑब्लिक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको इस डायग्राम A से क्लियर कर रहा हूं। इस डायग्राम को गौर से देखिए। आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है? दिस इज योर ऑब्जेक्ट
रेक्टेंगल ABCD, आपका प्रोजेक्शन प्लेन कहां पर है? दिस इज योर प्रोजेक्शन प्लेन, ओके। और प्रोजेक्टर्स कहां है? ये A से प्रोजेक्टर गया ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन, और ये प्रोजेक्टर जो है प्रोजेक्शन प्लेन से यहां जाके टकराया। और आप क्या बात नोटिस कर रहे हैं? आप ये बात नोटिस कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्टर का प्रोजेक्शन प्लेन से एंगल कितना है? थीटा है। उसी तरह अब जो B से प्रोजेक्टर जाएगा वो A से गए हुए प्रोजेक्टर के पैरेलल रहेगा, क्योंकि ऑब्लिक प्रोजेक्शन आखिरकार एक प्रकार का पैरेलल प्रोजेक्शन ही है ना। और B से जाने वाला प्रोजेक्टर भी प्रोजेक्शन प्लेन से कितना एंगल बनाएगा? थीटा ही एंगल बनाएगा, ठीक है। उसी तरह C से प्रोजेक्टर जाएगा प्रोजेक्शन प्लेन पर, और वो भी प्रोजेक्शन प्लेन से कितना एंगल बनाएगा? वो भी प्रोजेक्शन प्लेन से थीटा एंगल बनाएगा। ये प्रोजेक्टर्स और प्रोजेक्शन प्लेन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको मिले हैं, इनको जब आप ज्वाइन कर देंगे तो यू विल गेट द ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। थोड़ा सा ये 3D अरेंजमेंट आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए, उसके लिए मैं इसे मोशन दे रहा हूं। आई गिव मोशन टू दिस 3D अरेंजमेंट। ये देखिए, ये राइट वाला जो डायग्राम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, और उसमें प्रोजेक्टर 90 डिग्री बना रहा है प्रोजेक्शन प्लेन से, ठीक है ना। ये देखिए ऑर्थोग्राफिक वाले में ये प्रोजेक्टर 90 डिग्री बना रहा है प्रोजेक्शन प्लेन से, ओके। और ये जो लेफ्ट वाला डायग्राम है, इसमें प्रोजेक्टर कितना एंगल बना रहा है प्रोजेक्शन प्लेन से? थीटा एंगल बना रहा है। और जब प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्शन प्लेन से थीटा एंगल बनाते हैं तो ये जो प्रोजेक्शन मिलता है, दिस इज कॉल्ड द ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, यदि आप माइन्यूटली देखें इस डायग्राम को और इस डायग्राम को, तो आप देख रहे हैं कि दोनों में जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है, जो रेक्टेंगल का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है और जो रेक्टेंगल का ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, दोनों ही सेम साइज के हैं, दोनों ही सेम शेप के हैं। तो फिर फायदा क्या ये दो सेपरेट मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन सीखने में? देखिए, इनका फर्क उभर कर आएगा जब मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और ऑब्लिक प्रोजेक्शन बनाऊंगा एक सॉलिड मॉडल का। तो मैं आपके सामने सॉलिड मॉडल लाता हूं। ये जो पिक्टोरियल डायग्राम है, दिस हाइलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन फाइनल आउटपुट ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है? दिस इज योर ऑब्जेक्ट, इट इज अ क्यूब, ठीक है, क्यूब विथ अ सिलिंड्रिकल होल। इसमें आपका प्रोजेक्शन प्लेन किधर है? वेयर इज योर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन? दिस इज योर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। मुझे ब्लू दिख रहा है, हो सकता है कैमरे में ये ग्रीन दिख रहा हो। और ये क्यूब कैसे रखा हुआ है इस प्लेन के रिलेशन में? क्यूब ऐसे रखा है कि उसका ये जो फेस ABCD है, इट इज पैरेलल टू दिस प्रोजेक्शन प्लेन। और इस क्यूब का जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लेना होगा आपको इस प्रोजेक्शन प्लेन पर, तो इस क्यूब के कॉर्नर पॉइंट से आप प्रोजेक्टर्स ड्रॉप कर रहे हैं ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन। ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओके।
और ये मिला आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इट इज अ स्क्वायर। जब आपको इस क्यूब का ऑब्लिक प्रोजेक्शन लेना है इस प्रोजेक्शन प्लेन पर, तो आप क्यूब के कॉर्नर पॉइंट से ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स ड्रॉप कर रहे हैं प्रोजेक्शन प्लेन पर एट सम एंगल थीटा। ठीक है, देखिए ये बी का प्रोजेक्टर है, ये बी मिला, ये सी का प्रोजेक्टर है, ये सी मिला, ये डी का प्रोजेक्टर है, ये डी मिला, और इनको आपने ज्वाइन कर दिया तो यू गेट द ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूब। और क्या फर्क देख रहे हैं आप ऑब्लिक प्रोजेक्शन में? दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूब एंड दिस इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूब। क्या फर्क देख रहे हैं आप ऑब्लिक प्रोजेक्शन में और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में? ऑब्लिक projection of the cube is giving you a 3D look, a pictorial look of the cube। और यही ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मेन एडवांटेज है। जब भी हमें पिक्टोरियल डायग्राम्स बनाने होते हैं तेजी से, तो हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये पिक्टोरियल डायग्राम आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए, उसके लिए मैं इसको मोशन दे रहा हूं। दिस इज योर ऑब्जेक्ट द क्यूब। ये प्रोजेक्टर गए परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन। अब परपेंडिकुलर बिल्कुल क्लियर दिखा आपको, और ये इसका मिला ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स गए एट एन एंगल थीटा, एट एनी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा, और ये जो मिला है आपको, दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूब। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, उसकी जरूरत पड़ेगी आगे जब ऑब्लिक प्रोजेक्शन का फर्दर क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करेंगे आप, और वो कॉन्सेप्ट है रिसीडिंग लाइंस का। क्या बोल रहा हूं मैं? रिसीडिंग लाइंस। रिसीडिंग लाइंस क्या होती है? सॉलिड मॉडल की जो लाइनें प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उन लाइंस का ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहलाता है रिसीडिंग लाइन। देखिए इधर देखिए ध्यान से, कौन सी लाइनें सॉलिड मॉडल की प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर है? ये लाइन ए, यदि इधर A1 B1 C1 D1 नाम दे दूं तो A1 B1 C1 D1, ये लाइनें प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर है। अच्छा, इस लाइन A1 का ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहां है? इट इज हियर, तो दिस इज अ रिसीडिंग लाइन। इस लाइन B1 का ऑब्लिक प्रोजेक्शन किधर है? इधर है, तो दिस इज अ रिसीडिंग लाइन। इस लाइन C1 का ऑब्लिक प्रोजेक्शन ये छुप गया है, और ये D1 का ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। तो ये जो तीन लाइनें हैं इधर, दीज लाइन्स आर कॉल्ड द रिसीडिंग लाइन्स। मैं इसका मोशन फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। रिसीडिंग लाइन शब्द समझ आ गया? अच्छे से समझ आ गया? अब डिटेल बातचीत तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन का जब सेपरेट लेक्चर मैं अपलोड करूंगा तो उसमें करूंगा। अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन मेथड्स पर हमारा फोकस है, बस नाम और थोड़ा बहुत उस प्रोजेक्शन मेथड का इंट्रोडक्शन, नथिंग मोर देन दैट। तो आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन टर्म और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन टर्म अच्छे से समझ आ गई है, और हम रिटर्न होते हैं अपने क्लासिफिकेशन चार्ट पर और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। एक है एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन
और दूसरी कैटेगरी है मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? ये मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की जरूरत क्या होती है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। वी आर डिस्कसिंग द नीड ऑफ मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो आपने समझ लिया है, अब ये मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है, ये बात हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ओके, और इट इज लाइक दिस, ओके। If I say this dimension as the width of the object, here this dimension is the, इस डायमेंशन को मैंने width of object कहा है। यदि इस डायमेंशन को मैं कहूं depth of the object, इस डायमेंशन को मैंने डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट कहा है, और यदि इस डायमेंशन को मैं कहूं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैंने इस डायमेंशन को कहा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और if I say that this A is the front direction of looking, और अब आप इस ऑब्जेक्ट A का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ले रहे हैं इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ले रहे हैं मतलब आपके जो प्रोजेक्टर्स है वो कितना एंगल बना रहे हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से? 90 डिग्री का। तो इस ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे यहां मिला आपको, और इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज के बारे में केवल दो इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक तो विड्थ की और एक हाइट की। जो डेप्थ की इंफॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिल रही है। आपको इस ऑब्जेक्ट को कोई और डायरेक्शन से भी देखना पड़ेगा जिससे कि आपको डेप्थ की इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। और यहीं पे हाईलाइट होती है नीड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आगे चलने के पहले ये मॉडल आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए उसके लिए इसको थोड़ा सा मोशन में दे रहा हूं। सेम मॉडल है, उससे प्रोजेक्टर गए हैं परपेंडिकुलर टू रेफरेंस प्लेन, ये रेफरेंस प्लेन है। देखिए इसको मैं मोशन देता हूं। दिस इज योर मॉडल, दिस इज विड्थ, दिस इज डेप्थ, दिस इज हाइट। ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है और ये इस ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना हुआ है इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर, ठीक है। तो आपको विजुअलाइज हो गया अच्छे से वो अरेंजमेंट जो कि अपन ने डिस्कस किया था। इस अरेंजमेंट को डिस्कस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि केवल फ्रंट से देखने पर इस ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, केवल विड्थ और हाइट की इंफॉर्मेशन मिल रही है, डेप्थ छूट रही है। तो इसको मल्टीपल डायरेक्शंस से देखना पड़ेगा, इसके मल्टीपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाने पड़ेंगे, तब जाके इस ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब वो मल्टीपल डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं? तो वो ISSP 462003 में स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ लुकिंग डिफाइंड है। ये देखिए, these are the standard direction of looking defined in
IS SP46 2003, ठीक है। दिस A इज द फ्रंट डायरेक्शन ऑफ लुकिंग, सामने से देखने में कैसा दिखेगा आपको। दिस B is the above direction of looking from above, view from above, view from top, ऊपर से देखने में ये मॉडल कैसा दिखेगा। This C is the लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ लुकिंग, लेफ्ट से देखने में जब मैं इस मॉडल को लेफ्ट से देखूंगा तो मुझे ये मॉडल कैसा दिखेगा। अभी आपको नहीं दिख रहा है लेफ्ट साइड व्यू, मुझे दिख रहा है। दिस D इज द राइट डायरेक्शन ऑफ लुकिंग, जब आप राइट साइड से जाके मॉडल को देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। अभी मुझे इस मॉडल का राइट साइड व्यू दिख रहा है। E इज द बिलो डायरेक्शन ऑफ लुकिंग, नीचे से देखना, बॉटम से देखना। जब आप इसे बॉटम से देखेंगे नीचे से तो ये कैसा दिखेगा। और F इज द रियर डायरेक्शन ऑफ लुकिंग, मतलब जब आप इस मॉडल को पीछे से देखेंगे, ऐसे मैं पीछे से देख रहा हूं इसको, तो ये कैसा दिखेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ लुकिंग डिफाइंड है। और इसमें मॉडल कैसा दिख रहा है उसके लिए मैं इस मॉडल को थोड़ा सा मोशन दे रहा हूं तो आपको और क्लियर होएगी। ये देखिए, ये फ्रंट से देखने में ऐसा दिखा। फ्रंट से देखने में आपको क्या दिखा, आपको दिखी मॉडल की विड्थ और आपको दिखी मॉडल की हाइट। ठीक है, ओके। और प्ले कर रहा हूं मैं इसको। अब आप इसको टॉप से देख रहे हैं तो टॉप से देखने में ये ऐसा दिखा। ये वाली डायमेंशन क्या है, मॉडल की विड्थ, और ये वाली डायमेंशन क्या है, मॉडल की डेप्थ। डेप्थ आपको फ्रंट से देखने में नहीं दिख पा रही थी, डेप्थ आपको सिर्फ टॉप से देखने में ही दिख पा रही है। ठीक है, और अब इस मॉडल को ये लेफ्ट से देखा है, ये ऐसे लेफ्ट से देखने में एक तो ये डायमेंशन दिखा डेप्थ, तो ये आपको टॉप से देखने में भी दिख गया था, और एक ये डायमेंशन दिखा हाइट, तो ये आपको फ्रंट से देखने में भी दिख गया था। तो फिर लेफ्ट से देखने में फायदा क्या हुआ। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन ऑफ मॉडल। इस लाइन की ट्रू लेंथ ना तो आपको फ्रंट से देखने में दिखी थी क्योंकि ये वीपी से इंक्लाइंड, और इस लाइन की ट्रू लेंथ ना तो आपको टॉप से देखने में दिखी थी। तो यदि इस रेक्टेंगुलर फेस के आपको डायमेंशन चाहिए तो इस लाइन की ट्रू लेंथ केवल आपको लेफ्ट से देखने में ही दिखेगी। ठीक है, और प्ले कर रहा हूं इसको। अब इसको राइट से देखेंगे, मतलब डी डायरेक्शन से देखेंगे, राइट से देखने में क्या दिखा, लेफ्ट से देखने में भी आपको डेप्थ दिख गई थी और हाइट दिख गई थी, पर राइट से देखने में आपको ये जो वाली लाइन है, ये वाली लाइन ये एक्स्ट्रा दिख गई है, ये लेफ्ट से देखने में नहीं दिखी थी। ठीक है, अब इसको बॉटम से देखते हैं।
ये इसको बॉटम से देखा, बॉटम से देखने में ये दिखी आपको क्या, ये दिखी विड्थ, और ये दिखी क्या, ये दिखी डेप्थ। और यदि बॉटम में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल होता तो वो भी आपको दिख जाता। और अब इसको रियर से देखते हैं, पीछे से देखते हैं। पीछे से देखने में ये यहां जो लाइन थी वो नहीं दिख रही है, दैट विल बी हिडन। ओके, तो लेट द वीडियो फिनिश। तो आपको क्या समझ आया? आपको ये समझ आया कि मल्टीपल डायरेक्शंस से जब हम सॉलिड को देखते हैं तो हमें अलग अलग इंफॉर्मेशंस दिखती है, और यही मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की यूटिलिटी है। पर अब ये प्रोजेक्शन आप ले गए कहाँ? ये तो आपने ठीक है लेफ्ट से देख लिया, राइट से देख लिया, ऊपर से देख लिया, नीचे से देख लिया, पीछे से देख लिया, बॉटम से देख लिया, बट वेयर यू विल टेक द प्रोजेक्शन? तो प्लेन्स किस प्रकार से लगाए गए आप, तो उसको समझाने के लिए मैं ये ला रहा हूं, हाउ टू ऑब्टेन मल्टीव्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है और इसके 3 व्यूज लेने का प्रयास किया गया है यहां पे। एक तो फ्रंट व्यू, एक व्यू फ्रॉम अबाउ या टॉप व्यू, और एक लेफ्ट साइड व्यू। ठीक है, ये प्लेन्स लगाए गए ऐसे, एक प्लेन ऐसा, एक प्लेन ऐसा, एक प्लेन ऐसा। जब आप फ्रंट से देख रहे हैं तो प्रोजेक्टर्स ऐसे जा रहे हैं परपेंडिकुलर टू दिस ब्लू कलर्ड प्लेन वीपी या वर्टिकल रेफरेंस प्लेन, और ये आपको मिला इसका ऑब्जेक्ट का, ये जो मिला है आपको, दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें विड्थ की इंफॉर्मेशन मिल रही है और हाइट की इंफॉर्मेशन मिल रही है। जब आप इसको टॉप से देख रहे हैं, जब आप इसको अबाउ से देख रहे हैं, तो आपने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन यहां लगाया है और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपको मिला है व्यू फ्रॉम अबाउ। ठीक है, दिस इज द व्यू फ्रॉम अबाउ that you obtain, and it gives information about width and depth. और जब आप इसका व्यू फ्रॉम लेफ्ट चाहते हैं ऑब्जेक्ट का, तो एक प्लेन इस प्रकार का लगाते हैं आप। इसको यहाँ पे साइड रेफरेंस प्लेन कहा गया है या प्रोफाइल प्लेन कहा गया है, और इसके परपेंडिकुलर ये प्रोजेक्टर्स गए। प्रोजेक्टर्स और प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया तो यू गेट द लेफ्ट साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो प्लेन्स है, ये जो मल्टीपल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस मिले हैं ऑब्जेक्ट के, इन्हें आप ड्राइंग शीट पे बनाना चाहेंगे, एक सिंगल प्लेन में बनाना चाहेंगे, जबकि अभी तो ये तीनों प्लेन अलग अलग प्रकार से है। थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करा देता हूं आपको इन तीनों प्लेन्स की, कैसे है ये। मैं उसके लिए ये ले रहा हूं एक अरेंजमेंट क्वाड्रेंट, और हमारा जो मॉडल है वो इस क्वाड्रेंट पर लगा रहा हूं। ओके, देखिए मॉडल को यहां लगा दिया है क्वाड्रेंट पर। फ्रंट व्यू इस प्लेन पे लिया है, टॉप व्यू इस प्लेन पे लिया है, और लेफ्ट साइड व्यू लेने के लिए इधर एक प्लेन ऐसा लगाया और उस पे लेफ्ट साइड व्यू लिया है। ठीक है,
कुछ तो समझ आया होगा। देखिए, ये जो आपको मल्टीपल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस मिले हैं ऑब्जेक्ट के, ये 3D में है, एक प्लेन में नहीं है। ये तीनों प्लेन 3D में है, जबकि आप चाहते हैं इन मल्टीपल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को ड्राइंग शीट पर ड्राफ्ट करना। तो यू वांट ऑल द 3 मल्टीपल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ऑफ योर सॉलिड मॉडल इन अ प्लेन। आप इस प्रकार का फाइनल आउटपुट चाहते हैं। दिस इज एलिवेशन, ये एलिवेशन इधर आया। दिस इज प्लान या व्यू फ्रॉम अबव इधर आया। दिस इज लेफ्ट साइड व्यू, ये लेफ्ट साइड व्यू इधर आया। तो इन प्लेन्स को आप कैसे रिवॉल्व करेंगे, कौन से एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे और कितने डिग्री से रिवॉल्व करेंगे। देखिए, साइड रेफरेंस प्लेन जो है उसको आप साइड रेफरेंस लाइन के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। ये वाली लाइन जो है ना, ये कहलाती है साइड रेफरेंस लाइन। इसके अबाउट आप साइड रेफरेंस प्लेन को रिवॉल्व करेंगे बाय हाउ मेनी डिग्रीज, बाय 90 डिग्रीज। और ये साइड रेफरेंस प्लेन इस पोजीशन में आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन को कैसे रिवॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन को आप हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन के अबाउट रिवॉल्व करेंगे इस प्रकार से। ओके, और ये इस प्रकार से आ जाएगा नीचे, लाइक दिस। ओके, तो ये तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे। इस तरीके से आप एक प्लेन ड्राइंग शीट पे मल्टीपल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बना पाएंगे। देखिए, थोड़ा सा आपको इन सब बातों की विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाए, उसके लिए इस मॉडल को मैं मोशन दे रहा हूं। ये देख रहे हैं ना मॉडल, और ये फ्रंट व्यू मिला है, इसमें विड्थ और हाइट दिख रही है। ये टॉप व्यू है, इसमें विड्थ और डेप्थ दिख रही है। ये लेफ्ट साइड व्यू है, इसमें डेप्थ और हाइट दिख रही है। और अब साइड रेफरेंस प्लेन को कैसे ओपन करना है ये दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, ये साइड रेफरेंस प्लेन कौन से एक्सिस के अबाउट ओपन हो रहा है। इट इज ओपनिंग अबाउट दिस एक्सिस। कितने डिग्री से ओपन होएगा, 90 डिग्री से ओपन होएगा। ओके, लाइक दिस। और अब हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन को ओपन कर रहा हूं मैं इस एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन के अबाउट। कितने डिग्री से ओपन कर रहा हूं मैं, 90 डिग्री से ओपन कर रहा हूं। ठीक है, ये ओपन हो गया ओपन। ओके, और ये जो है आपको ड्राइंग लुक मिल गया, एलिवेशन, लेफ्ट साइड व्यू, प्लान। ओके, तो मल्टीव्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है आपके अच्छे से समझ आ गया। और जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम यूज होता है तो प्लेन्स कैसे ओपन होते हैं ये भी आपने देख लिया। मैंने बोला तो नहीं था पढ़ाते वक्त, पर चूंकि ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा था तो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम यूज कर रहे थे इस केस में, और प्लेन्स इस प्रकार से ओपन हुए थे। चलिए, अब हम अपने क्लासिफिकेशन चार्ट पर चलते हैं। दूसरा क्या है, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ओके, देखिए, एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देखिए, पहली बात तो ये कि एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन पैरेलल प्रोजेक्शन का ही एक प्रकार है। तो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जब आप किसी सॉलिड मॉडल का किसी प्रोजेक्शन प्लेन पर लेगे तो प्रोजेक्टर्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक प्रकार का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो
दूसरी कंडीशन जो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी वो ऑर्थोग्राफिक की कंडीशन रहेगी। ऑर्थोग्राफिक की कंडीशन क्या रहेगी कि प्रोजेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस प्लेन। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर्स परपेंडिकुलर टू रेफरेंस प्लेन रहेंगे। और तीसरी कंडीशन जो कि एक्सोनोमेट्रिक की अपनी खुद की कंडीशन है, जो कंडीशन इस नाम से रिलेट होती है एक्सोनोमेट्रिक से, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि सॉलिड का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इंक्लाइन टू प्रोजेक्शन प्लेन रहते हैं जब एट एनी आर्बिट्ररी एंगल θ1, θ2, θ3, और हम सॉलिड का ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन लेते हैं प्रोजेक्शन प्लेन पे, तो वो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। देखिए, मैं आपको एक इलस्ट्रेटिव पिक्टोरियल डायग्राम की हेल्प से एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस डायग्राम को देखिए आप ध्यान से। आपका ऑब्जेक्ट किधर है? दिस इज योर ऑब्जेक्ट। आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन किधर है? दिस इज योर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, और ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस किधर है? देखिए, ये 3 एक्सिस है ऑब्जेक्ट के। दिस इज द एक्स एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द वाई एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द जेड एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्स एक्सिस कितना एंगल इंक्लाइन है प्रोजेक्शन प्लेन से? θ1 एंगल इंक्लाइन है। वाई एक्सिस कितना इंक्लाइन है प्रोजेक्शन प्लेन से? θ2 एंगल इंक्लाइन है। और जेड एक्सिस कितना इंक्लाइन है प्रोजेक्शन प्लेन से? θ3 एंगल इंक्लाइन है। और ये जो प्रोजेक्टर्स जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट से प्रोजेक्शन प्लेन पर, ये प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्शन प्लेन से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और ये सारे प्रोजेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये जो आपको मिला है यहां पर, दिस इज एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ दिस सॉलिड मॉडल। देखिए, थोड़ा सा इसको मैं मॉडल को मोशन देता हूं तो आपको एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, प्रोजेक्टर्स कितने डिग्री पर इंक्लाइन है प्रोजेक्शन प्लेन से? 90 डिग्री पे, और एक दूसरे के पैरेलल है। और एक्स एक्सिस, सॉलिड का एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है प्रोजेक्शन प्लेन से? इट इज मेकिंग एन एंगल θ1। सॉलिड का जेड एक्सिस कितना एंगल बना रहा है प्रोजेक्शन प्लेन से? ये जो सॉलिड का जेड एक्सिस है, इट इज मेकिंग एन एंगल θ3 विद द प्रोजेक्शन प्लेन। और सॉलिड का वाई एक्सिस कितना एंगल बना रहा है प्रोजेक्शन प्लेन से? इट इज मेकिंग एन एंगल θ2 विद द प्रोजेक्शन प्लेन। जब सॉलिड के तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस प्रोजेक्शन प्लेन से इंक्लाइंड है, तो सॉलिड का जो ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन मिलता है प्रोजेक्शन प्लेन पर, वो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। तो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपके अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब हम अपने क्लासिफिकेशन चार्ट पर चलते हैं। आगे बढ़ाए चार्ट को।
ये जो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन है ये फिर से सब डिवाइड हुआ है दो कैटेगरीज में, एक है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम और एक है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम फॉर मेकिंग ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स एंड व्हाट इज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम फॉर मेकिंग ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग। पर उसके पहले मुझे आपको क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझाना होगा। फर्स्ट आई हैव टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वाड्रेंट। देखिए, दिस थिंग is called the quadrant. It consists of a yellow colored vertical plane and a green colored horizontal plane, and both planes are inclined to each other at an angle of 90 degree. Okay. This quadrant is dividing the space in four regions. This region of space is called first quadrant. It is above horizontal plane and in front of vertical plane, first quadrant. This region of space is above horizontal plane and behind vertical plane. It is called second quadrant. This region of space, look at my left hand. This region of space below horizontal plane and behind vertical plane is called third quadrant, and this region of space below horizontal plane and in front of vertical plane is called fourth quadrant. ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्वाड्रेंट को। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP, और ये क्वाड्रेंट को ओपन करने के लिए एरोज के डायरेक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। दिस इज फ्रंट डायरेक्शन ऑफ लुकिंग। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये भी आपको सेकंड क्वाड्रेंट का रीजन दिख रहा है। ये वाला रीजन थर्ड क्वाड्रेंट का है, ये वाला रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट का है। बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP इज फोर्थ क्वाड्रेंट, बिलो HP बिहाइंड VP इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड अबव HP बिहाइंड VP इज सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो क्वाड्रेंट क्या होता है अच्छे से समझ आ गया आपको। और अब मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम फॉर मेकिंग ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शंस। देखिए, जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम की बात होती है, जब आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट के मल्टीपल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? आप ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट अभी कहां रखा हुआ है? इट इज अबव HP, इट इज इन फ्रंट ऑफ VP, इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका फ्रंट व्यू या एलिवेशन कहां आएगा? यहां आएगा इस ऊपर वाले VP पे, और इसका प्लान या व्यू फ्रॉम अबव या टॉप व्यू कहां आएगा? इस आगे वाले HP पे आएगा। और जब आपको इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड व्यू लेना होगा तो आप लेफ्ट से देखेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में ऑब्जर्वर
और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो मैं ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन उस तरफ जाएगा और इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड व्यू आएगा। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम के कॉन्सेप्ट को मैं इस इलस्ट्रेटिव पिक्टोरियल डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। जब आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेंट ऐसा था, ये मैंने पीछे वाला HP हटा दिया है, केवल आगे वाला HP है, और ये VP नीचे भी जाके ऐसा रहता, मैंने नीचे वाले VP को हटा दिया, केवल ऊपर वाला VP है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, अबाउ HP हो गया और इन फ्रंट ऑफ VP हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस हो गया है, और इसलिए अब इसके जो प्रोजेक्शन बनेंगे वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम के अनुसार बनेंगे। आप इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू कैसे लेंगे, ये फ्रंट से देखा और ये इसका प्रोजेक्शन आया ऊपर वाले VP पर, दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू कैसे लेंगे, ये ऊपर से देखा, अबाउ से देखा, और इसका व्यू फ्रॉम अबाउ या टॉप व्यू या प्लान यहां पर आया। आप इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड व्यू लेना चाहते हैं तो आप किधर से देखेंगे, आप इस C डायरेक्शन से देखेंगे, आप लेफ्ट डायरेक्शन से देखेंगे, और ये इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड व्यू आया। ओके, और जब इन प्लेन्स को ओपन कर देंगे, इन प्लेन्स को ओपन कैसे करेंगे, हाउ दिस साइड रेफरेंस प्लेन विल बी ओपन, this side reference plane will be opened about this line called the side reference line. It will be revolved by 90 degree about this side reference line and it will reach a position like this. आप इस horizontal plane को कैसे open करेंगे, इस horizontal plane को आप इस horizontal reference line के about revolve करेंगे 90 degree like this and it will reach a position here. और planes open होने के बाद you will get a look like this in first angle projection system. Elevation comes about the reference line, plan goes below the reference line and left side view goes towards the right side of side reference line. डिटेल में इसको बाद में डिस्कस करूंगा जब इसका एक डिटेल्ड लेक्चर में लेऊंगा। अभी थोड़ा सा आपको प्लेन्स की ओपनिंग की विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाए, उसके लिए इस मॉडल को मैं मोशन दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, साइड रेफरेंस प्लेन ओपन हो रहा है, यहां था, ओपन होते होते कौन सी लाइन के अबाउट ओपन हो रहा है साइड रेफरेंस प्लेन, इस लाइन के अबाउट ओपन हो रहा है साइड रेफरेंस प्लेन, इट्स ओपनिंग लाइक दिस, और इसलिए लेफ्ट साइड व्यू राइट में गया है। अब हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन ओपन हो रहा है, देखिए लाइक दिस, और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन पर व्यू फ्रॉम अबाउ बना हुआ था, तो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन ओपन होकर नीचे गया है, तो व्यू फ्रॉम अबाउ भी ओपन होकर नीचे गया है, एंड दिस इज द फाइनल ड्राइंग शीट लुक। ओके, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आपको समझ आ गया अच्छे से। ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के उसके प्रोजेक्शंस बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में रहता है। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। जब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं
तो हम ऑब्जेक्ट को कौन से क्वाड्रेंट में रखते हैं? हम ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं और उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट साइड व्यू बनाते हैं। तो अब आपको तो ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा, तो आप क्या फ्रंट व्यू बनाएंगे? ये है ऑब्जेक्ट, देख लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑब्जेक्ट इज देयर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बट you are unable to see front view of the object because this नीचे वाला VP, ये जो नीचे वाला VP है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट छुप गया है। हाँ, यदि आप इस नीचे वाले VP को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा और ऑब्जेक्ट का एलिवेशन यहां पर बन जाएगा। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में जो रेफरेंस प्लेन्स है उनको ट्रांसपेरेंट इमेजिन करा जाता है, और दूसरी बात, जो रेफरेंस प्लेन्स है वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में रहते हैं। आप हो गए ऑब्जर्वर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और आप दोनों के बीच में ये रेफरेंस प्लेन रहेगा ट्रांसपेरेंट वाला। ओके, ये एलिवेशन आएगा यहाँ इसका नीचे वाले वीपी पे। प्लान कहाँ आएगा? ये आगे वाला एचपी है, ये पीछे वाला एचपी है। तो प्लान कहाँ आएगा? पीछे वाले एचपी पे, इस जगह आएगा। और जब ओपन करेंगे, अभी ओपन करना इधर बताऊंगा, तो प्लान ऊपर चला जाएगा। और लेफ्ट साइड व्यू कहाँ आएगा ऑब्जेक्ट का? लेफ्ट से देखूंगा मैं, और प्लेन किधर लगाऊंगा? थर्ड एंगल में प्लेन ट्रांसपेरेंट होता है और ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के बीच में होता है, तो यहां लगेगा, तो लेफ्ट साइड व्यू इधर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, क्योंकि इस डायग्राम में प्लेन्स को ट्रांसपेरेंट करने की फैसिलिटी उपलब्ध थी। देखिए, ये आपका येलो वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है यहां तक आना था, आगे वाला मैंने हटा दिया है। और ये जो है आपका वर्टिकल प्लेन है, ऐसा ऊपर तक इसको जाना था, मैंने हटा दिया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, और ये पोर्शन जो था थर्ड क्वाड्रेंट था। ठीक है, तो ये पीछे वाला एचपी है और ये नीचे वाला वीपी है। और ये ऑब्जेक्ट इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि ये प्लेन्स को मैंने सेमी ट्रांसपेरेंट कर दिया है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट का एलिवेशन आया है इस नीचे वाले वीपी पे, ऑब्जेक्ट का प्लान आया है इस पीछे वाले एचपी पे, और ये साइड रेफरेंस प्लेन लगाया गया है यहाँ पे इस प्रकार का, और ये ऑब्जेक्ट का साइड व्यू आया है इस साइड रेफरेंस प्लेन पे। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं मोशन देता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे। क्योंकि फाइनल आउटपुट जो चाहिए आपको, वो प्लेन ड्राइंग शीट पर आपको ऑब्जेक्ट का एलिवेशन चाहिए, प्लान चाहिए और लेफ्ट साइड व्यू चाहिए। और फाइनल आउटपुट में जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन है एक्स वाई, उसके नीचे एलिवेशन आता है, उसके ऊपर प्लान आता है, और जो साइड रेफरेंस लाइन है x1 y1, उसके लेफ्ट में साइड व्यू जाता है और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से नीचे आता है। थोड़ा सा इसको ओपन होते हुए देख लीजिए, प्लेन्स का रिवॉल्यूशन देख लीजिए, तो आपको समझ आ पाएगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को कैसे ओपन करते? ये जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन है एक्स वाई, इसके अबाउट इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को रिवॉल्व करते ऐसे until it comes like this। ओके, और यहां पे आपको फिर ऑब्जेक्ट का प्लान दिखने लगता है। ओके,
और ये साइड रेफरेंस प्लेन को कैसे रिवॉल्व करते हैं, ये जो साइड रेफरेंस लाइन है x1 y1, इसके अबाउट इस साइड रेफरेंस प्लेन को आप ओपन करते ऐसे और ये वर्टिकल प्लेन की सीध में आ जाता है। मैं आपको इस मॉडल को ओपन होते हुए दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये आपको एलिवेशन दिख रहा है मॉडल का, ट्रांसपेरेंट वर्टिकल प्लेन आपके और मॉडल के बीच में है। अब मॉडल का टॉप व्यू देखना है, व्यू फ्रॉम अबव देखना है, प्लान दिखना है। ये आपको प्लान दिख रहा है मॉडल का, ट्रांसपेरेंट पीछे वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन आपके और मॉडल के बीच में है। और अब मॉडल का लेफ्ट साइड व्यू देखना है, ठीक है। अब मॉडल का लेफ्ट साइड व्यू देखना है। ये मॉडल का लेफ्ट साइड व्यू दिखा, डेप्थ दिखी, हाइट दिखी। और अब प्लेन्स ओपन करके इस 3D अरेंजमेंट ऑफ प्लेन्स को एक सिंगल प्लेन में कन्वर्ट करना है। देखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन ओपन कर रहे हैं, पहले कैसे ओपन हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑब्जर्व करिए। ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन जो है XY, इसके अबाउट हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन रिवॉल्व हो रहा है 90 डिग्री, लाइक दिस। ओके ओके ओके, ठीक है। ये रिवॉल्व होके यहां आ गया, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन पे प्लान छपा हुआ था, व्यू फ्रॉम अबव छपा हुआ था, टॉप व्यू छपा हुआ था, तो ये टॉप व्यू यहां आ गया एलिवेशन के ऊपर। और अब साइड रेफरेंस प्लेन ओपन करेंगे, कौन सी लाइन के अबाउट साइड रेफरेंस प्लेन को रिवॉल्व करेंगे, ये लाइन के अबाउट साइड रेफरेंस प्लेन को रिवॉल्व करेंगे। दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड रेफरेंस प्लेन एंड वर्टिकल रेफरेंस प्लेन, दिस इज द साइड रेफरेंस लाइन। और ऐसे इसको जब रोटेट करेंगे तो ये जो साइड व्यू छपा हुआ है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में आ जाएगा। देखिए, मैं साइड रेफरेंस प्लेन ओपन कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। ये साइड रेफरेंस प्लेन ओपन हो रहा है और ये जो है लेफ्ट साइड व्यू आ गया। एक जो मैंने बनाया था उसको मिटा देता हूं, ओके। एंड दिस इज नाउ now all these planes are in the same plane, okay. And this is now the drawing sheet situation, elevation, plan, left side। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अच्छे से समझ आ गए आपको। और चलिए देखते हैं अब चार्ट में आगे और क्या है। ये इसको एनिमेट किया तो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है ये फर्दर क्लासिफाई हुए हैं 3 टाइप के एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस में। एक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दूसरा है डायमेट्रिक प्रोजेक्शन और तीसरा है ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन और ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये जो क्लासिफिकेशन है दिस इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ θ1, θ2 एंड θ3। इधर देखिए, जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है उसके केस में θ1 will be equal to θ2 will be equal to θ3। ये तीनों एंगल बराबर रहेंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो एक्स एक्सिस का एंगल है θ1, जो वाई एक्सिस का एंगल है θ2 और जो जेड एक्सिस का एंगल है θ3, ये तीनों एंगल बराबर रहेंगे। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आती है,
इट कम्स आउट टू बी 35.26 डिग्री। अब वो आइसोमेट्रिक का जो लेक्चर बनेगा अलग से, उसमें डिटेल में समझाएगी ये वैल्यू कैसे निकल के आई। अच्छा, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है? डायमेट्रिक प्रोजेक्शन में कोई दो एंगल की वैल्यू बराबर रहती है, एनी टू एंगल इक्वल। डायमेट्रिक प्रोजेक्शन में तीसरे एंगल की वैल्यू अलग रहेगी, मतलब यदि θ1 इक्वल टू θ2 रहा तो θ3 अलग रहेगा, यदि θ2 इक्वल टू θ3 रहा तो θ1 अलग रहेगा, और यदि θ3 इक्वल टू θ1 रहा तो θ2 की वैल्यू अलग रहेगी। और ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है? ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन में all three angles are different, all three angles are different। तो आपको ये तीनों प्रकार के एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई, और अपन चलते हैं अब अपने क्लासिफिकेशन चार्ट पर। आगे क्या है, इसको फर्दर एनिमेट करता हूं मैं। ये करा तो ये आया। ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो है ये फिर से दो कैटेगरीज में क्लासिफाई हुए हैं। एक है कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन, एक है कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और एक है कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन। देखिए, कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन को जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, पहली बात तो ये सब पैरेलल प्रोजेक्शन में आते हैं, तो प्रोजेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर रह गए। दूसरी बात, ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन में आता है तो प्रोजेक्टर्स का प्रोजेक्शन प्लेन से एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा, प्रोजेक्टर्स विल बी ऑब्लिक टू द प्रोजेक्शन प्लेन। और तीसरा, कैवेलियर शब्द ऐड होने से कौन सी एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड होती है? कैवेलियर शब्द ऐड होने से जो एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड होती है वो ये कि प्रोजेक्टर्स विल बी एट 45 डिग्री टू द प्रोजेक्शन प्लेन, और जब प्रोजेक्टर्स 45 डिग्री टू प्रोजेक्शन प्लेन रहेंगे तो रिसीडिंग लाइंस की लंबाई ट्रू लेंथ के बराबर रहेगी। कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में रिसीडिंग लाइंस की लंबाई ट्रू लेंथ के बराबर रहती है। कैसे? मैं प्रूव कर रहा हूं। मतलब 45 डिग्री से ये कैसे निकल के आया कि रिसीडिंग लाइंस ट्रू लेंथ की होगी, ये बात मैं प्रूव कर रहा हूं। देखिए, इधर देखिए ध्यान से। पहले आपको रिसीडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट याद दिला दूं कि रिसीडिंग लाइन होती क्या है। ये देखिए, ये वाली लाइन रिसीडिंग लाइन कहला रही है, ये वाली लाइन रिसीडिंग लाइन कहला रही है, और ये वाली लाइन रिसीडिंग लाइन कहला रही है। सॉलिड की जो लाइनें 3D में प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उन लाइंस का ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहलाता है रिसीडिंग लाइन। जैसे ये AA1 लाइन है, इट इज परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन प्लेन। AA1 का ऑब्लिक प्रोजेक्शन यहां आया, तो दिस इज अ रिसीडिंग लाइन। ये BB1 लाइन है, इट इज परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन प्लेन, तो BB1 का ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन आया, दिस इज अ रिसीडिंग लाइन, एंड लाइक दैट। अब हम कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन पर चल रहे हैं। कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में रिसीडिंग लाइंस ट्रू लेंथ की होती है, और रिसीडिंग लाइंस ट्रू लेंथ की तभी हो पाएगी जबकि ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स का प्रोजेक्शन प्लेन से एंगल 45 डिग्री होगा। ये बात मैं प्रूव कर रहा हूं। देखिए, इस रिसीडिंग लाइन BB1 को देखिए। ये रिसीडिंग लाइन BB1
कौन सी लाइन का प्रोजेक्शन है, इस BB1 लाइन का प्रोजेक्शन है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन। ओके, थोड़ा सा ध्यान से इस ट्रायंगल को देखिए। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है। इन्होंने क्या कहा है कि कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में रिसीडिंग लाइन ट्रू लेंथ की होती है। ये लाइन की ट्रू लेंथ है और ये रिसीडिंग लाइन है, ये दोनों बराबर होगी। मतलब सिमिलरिटी से आप कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और इस ट्रायंगल की बेस बराबर होगी। और जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाएगी तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू 1। तो थीटा विल कम आउट टू बी tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। ओके, तो कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर्स और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच का एंगल 45 डिग्री होता है। थोड़ा सा इस मॉडल को मैं मोशन देता हूं तो आपको कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन और अच्छे से समझ आएगा। आई एम गिविंग मोशन टू दिस मॉडल। ये देखिए प्रोजेक्टर्स 45 डिग्री पे है। ये जो प्रोजेक्शन बना है दिस इज कॉल्ड कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन। और ये रिसीडिंग लाइंस जो है उनकी लेंथ ट्रू लेंथ के बराबर है, यहां पर लिखा हुआ है। ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है मॉडल का और ये कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन है मॉडल का। ओके, आप देख रहे हैं यदि आपको कोई बात, कोई कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में टाइम लग रहा हो तो आप पॉज करके शांति से उसको स्टडी करिएगा। ये 45 डिग्री मतलब कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन। और ये देखिए ये कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। ये क्यूब जैसा दिख रहा है या प्रिज्म जैसा दिख रहा है? कुछ लंबा नहीं दिख रहा है, इस डायरेक्शन लंबा दिख रहा है ना। तो कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो है वो डिस्टॉर्टेड रहता है। कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो है डिस्टॉर्टेड रहता है और इसीलिए इस डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करने के लिए कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन डिफाइन किया गया। देखिए कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो रिसीडिंग लाइंस की लंबाई है वो ट्रू लेंथ की आधी रखी जाती है। और जब आप रिसीडिंग लाइंस की लंबाई ट्रू लेंथ की आधी रखेंगे तो आपको ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच का एंगल 63.43 डिग्री रखना ही होगा। और रिसीडिंग लाइंस की लंबाई आधी रखने का फायदा ये होता है कि कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन में एक अनडिस्टॉर्टेड 3D लुक मिलता है। देखिए पहले मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि जब आप रिसीडिंग लाइंस की लेंथ आधी रखते हैं तो ये एंगल थीटा 63.43 डिग्री कैसे हो जाता है। देखिए ये है BB1 की ट्रू लेंथ, ठीक है, दिस इज द ट्रू लेंथ। और ये BB1 का प्रोजेक्शन है प्रोजेक्शन प्लेन पे, दिस इज द रिसीडिंग लाइन और इसकी लेंथ ट्रू लेंथ की आधी चाह रहे हैं आप। तो ये एंगल कितना रखना पड़ेगा,
प्रोजेक्टर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच का ये एंगल कितना रखना पड़ेगा, थीटा, ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सपोज आपको 63.43 डिग्री वैल्यू पता नहीं है, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करिए यहां पर, ठीक है। ये क्या हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर हो गई। ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हो गया। बेस की लेंथ मतलब रिसीडिंग लाइन की लेंथ हाफ द ट्रू लेंथ रहेगी। मतलब आप क्या रिलेशन चाह रहे हैं, आप ये रिलेशन चाह रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू बेस। बेस मतलब लेंथ ऑफ रिसीडिंग लाइन इज हाफ द ट्रू लेंथ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस की वैल्यू आप कितनी चाह रहे हैं, 2 चाह रहे हैं। मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी चाह रहे हैं आप, 2 चाह रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 2, ठीक है। मैं कैलकुलेटर ले रहा हूं, ये tan इनवर्स 2 करा मैंने, कितना आया, 63.43 डिग्री आया है, ओके। 63.43 डिग्री आया है, ठीक है। थोड़ा सा इस मॉडल को मैं मोशन दे रहा हूं जिससे कि आपको कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन और क्लियर हो जाए। आई एम गिविंग मोशन टू दिस मॉडल। ये देखिए, कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन में रिसीडिंग लाइन की लेंथ हाफ द ट्रू लेंथ होती है। ये मेन कंडीशन है कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन की। और जब रिसीडिंग लाइंस की लंबाई हाफ द ट्रू लेंथ होती है तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टर्स और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में एंगल कितना हो जाता है, ये अब सीधा होने वाली है वैल्यू। इस एंगल की वैल्यू आप देखिएगा, ये कितनी वैल्यू आई है, 63.43 डिग्री, ओके। ये कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन बना हुआ है इस क्यूब के मॉडल का। और ये देखिए, ये क्यूब जैसा दिख रहा है ना। क्यों दिख रहा है क्यूब जैसा, क्योंकि हमने रिसीडिंग लाइंस की लेंथ, ये वाली जो लाइनें जो है इनकी लेंथ हाफ द ट्रू लेंथ कर दी है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इस 2D ड्राइंग में कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन और कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन के आउटपुट का डिफरेंस अच्छे से उभर कर आ रहा है। ये देखिए, कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन बना है इस क्यूब विथ सिलिंड्रिकल होल का, और ये क्यूब 50 mm साइड का है, और ये रिसीडिंग लाइंस की लंबाई क्यूब की साइड की ट्रू लेंथ के बराबर रख ली गई है कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में, ठीक है। और यहां देखिए, ये बना हुआ है कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूब, और ये जो रिसीडिंग लाइंस है इनकी लेंथ कितनी ली गई है, ट्रू लेंथ की आधी ली गई है। रिसीडिंग लाइंस इक्वल टू 0.5 ट्रू लेंथ इन केस ऑफ कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब आप ये देखिए, इन दोनों डायग्राम को जरा कंपेयर करिए। कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ क्यूब को ध्यान से ऑब्जर्व करिए और कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ क्यूब को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। आपको कौन सा पिक्टोरियल डायग्राम क्यूब जैसा दिख रहा है, ये वाला ना। ये तो एक स्क्वायर प्रिज्म टाइप का दिख रहा है,
मतलब जिसकी ये वाली लेंथ ज्यादा है। तो कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में एक डिस्टॉर्टेड पिक्टोरियल व्यू मिलता है और उस डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट लाए हैं, जिसमें कि रिसीडिंग लाइंस की लंबाई हाफ द ट्रू लेंथ कर जाती है और एक थोड़ा बेटर पिक्टोरियल डायग्राम सॉलिड का आपको मिलता है कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। तो मैं सोचता हूं आपको कैवेलियर और कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अब हम चलते हैं हमारे क्लासिफिकेशन चार्ट पर। इधर का तो भर गया है, इधर का बचा है, तो इस पे चलते हैं। ये देखिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन दो टाइप के रहते हैं, एक लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन रहता है और एक एरियल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन रहता है। और लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन फिर से तीन कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है? इसमें एक वैनिशिंग पॉइंट होता है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है? इसमें 2 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं। और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है? इसमें 3 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं। तो चलिए मैं आपको ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन समझाने के लिए ये डायग्राम लाया हूं स्क्रीन पे। दिस डायग्राम आई विल यूज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। आपका स्टेशन पॉइंट कहां है? दिस इज योर स्टेशन पॉइंट और ऑब्जर्वर आई। आपका ऑब्जेक्ट कहां है? दिस इज योर ऑब्जेक्ट। आपका प्रोजेक्शन प्लेन कहां है? दिस इज योर प्रोजेक्शन प्लेन। ट्रांसपेरेंट है और ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के बीच में है। इस बार जब आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन लेना होगा तो आप क्या करेंगे? स्टेशन पॉइंट से प्रोजेक्टर जाएंगे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट पर और वो प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्शन प्लेन से इंटरसेक्ट करेंगे सर्टेन पॉइंट्स में। उन पॉइंट को जोड़ देंगे तो आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में खासियत यह रहती है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके 2 एक्सिस, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, आप प्रोजेक्शन प्लेन के पैरेलल रखते हैं और ये वाला एक्सिस जो है प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर है। जब आप ऑब्जेक्ट के 2 एक्सिस प्रोजेक्शन प्लेन के पैरेलल रखते हैं तब आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मिलता है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये स्टेशन पॉइंट से इस कॉर्नर को जोड़ रहा है, ओके, ये जोड़ा और यहां पे इंटरसेक्ट हुआ ये प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन प्लेन से, तो ये एक पॉइंट मिला। स्टेशन पॉइंट से ऑब्जेक्ट के इस कॉर्नर को जोड़ा और ये प्रोजेक्टर यहां इंटरसेक्ट हुआ प्रोजेक्शन प्लेन से, तो ये पॉइंट मिला। तो ऐसे आपको पॉइंट मिलेंगे और ये आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मिला। और इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं बाकी चीजें हटा देता हूं जिससे कि आप मेन बात को ऑब्जर्व कर पाए। इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ये स्टेयर्स की लेंथ है सॉलिड मॉडल की, जो कि पैरेलल है नॉर्मल में, वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में कन्वर्ज हो रही है। और कहां कन्वर्ज हो रही है? वैनिशिंग पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। इसलिए यह कहलाता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, बिकॉज देयर इज 1 वैनिशिंग पॉइंट। देखिए मैं इस
इसको जरा मोशन देता हूं तो आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और अच्छे से समझ आएगा। आई एम गिविंग मोशन टू दिस मॉडल। ये स्टेशन पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रोजेक्शन प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट के कॉर्नर साइड पॉइंट से प्रोजेक्टर्स गए, प्रोजेक्शन प्लेन से जहां इंटरसेक्ट हुए उन पॉइंट्स को जोड़ा, तो ये आपको ऑब्जेक्ट का 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मिला। इसको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक वैनिशिंग पॉइंट मिलता है सिर्फ। यू गेट ओनली 1 वैनिशिंग पॉइंट इन दिस। ओके, ये एक वैनिशिंग पॉइंट जो है आपको एक 2D ड्राइंग में और अच्छे से दिखेगा। इस ड्राइंग को देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाली लाइनों को देखिए, ये पैरेलल थी, पैरेलल है। ये वाली लाइनों को देखिए, ये पैरेलल थी सॉलिड मॉडल में और पर्सपेक्टिव ड्राइंग में भी पैरेलल है। अब ये वाली लाइनों को देखिए, ये सीढ़ी की लेंथ के अलोंग वाली लाइन है। ये सॉलिड मॉडल में पैरेलल थी, पर अब पर्सपेक्टिव ड्राइंग में ये वाली लाइनें कन्वर्ज हो रही है at this point called the vanishing point. Okay, मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता क्या है। अब मैं आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में कितने वैनिशिंग पॉइंट हो गए? 2 वैनिशिंग पॉइंट्स हो गए। और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के लिए आप सॉलिड के 2 एक्सिस को प्रोजेक्शन प्लेन से इंक्लाइन रखेंगे, तीसरा वाला पैरेलल रहेगा। इधर देखिए, इस मॉडल से मैं आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एक्सप्लेन करूंगा। इसमें 2 वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं और 2 एक्सिस सॉलिड के प्रोजेक्शन प्लेन से इंक्लाइंड होते हैं। आप ये सॉलिड देख रहे हैं, सॉलिड का ये वाला एक्सिस, सपोज मैं इसको एक्स एक्सिस कहूं, सॉलिड का ये वाला एक्सिस, सपोज मैं इसको वाई एक्सिस कहूं, तो सॉलिड का ये वाला एक्सिस, सपोज मैं इसको जेड एक्सिस कहूं। ओके, तो वाई एक्सिस तो प्रोजेक्शन प्लेन के पैरेलल है, एक्स और जेड प्रोजेक्शन प्लेन से इंक्लाइंड है। 2 एक्सिस प्रोजेक्शन प्लेन से इंक्लाइंड है और उसकी वजह से यहां आपको 2 वैनिशिंग पॉइंट मिल रहे हैं, एक यहां पे मिल रहा है, एक यहां पे मिल रहा है। थोड़ा सा इस डायग्राम को पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की डेफिनेशन से उठाते हैं। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में एक स्टेशन पॉइंट होता है जहां से कि प्रोजेक्टर स्टार्ट होते हैं। This is the station point. Okay, observer eye और स्टेशन पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट होता है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मॉडल ऑफ स्टेप्स। एक प्रोजेक्शन प्लेन होता है, दिस इज द प्रोजेक्शन प्लेन। फिर स्टेशन पॉइंट से ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट्स पे प्रोजेक्टर्स जाते हैं, वो प्रोजेक्टर्स इंटरसेक्ट होते हैं प्रोजेक्शन प्लेन को सर्टेन पॉइंट्स में। उन पॉइंट्स को जब आप जोड़ते हैं तो आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मिलता है। इस केस में 2 वैनिशिंग पॉइंट्स आए हैं क्योंकि सॉलिड के 2 एक्सिस प्रोजेक्शन प्लेन से इंक्लाइंड थे, इसलिए ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहलाता है। थोड़ा सा इस मॉडल को मोशन देता हूं मैं तो आपको थोड़ा और समझ आएगा। ये देखिए, सॉलिड के 2 एक्सिस प्रोजेक्शन प्लेन से इंक्लाइंड है और ये स्टेशन पॉइंट है,
ये प्रोजेक्शन प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मिला है। मैंने यहाँ पे वेनिशिंग पॉइंट हटा दिए है जिससे कि थोड़ी सी ड्राइंग लेस कॉम्प्लेक्स हो जाए। वेनिशिंग पॉइंट आपको अलग से 2D ड्राइंग में मैं दिखा दूंगा। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का 3D इलस्ट्रेटिव मॉडल रोटेट हो रहा है और अब मैं आपको एक 2D ड्राइंग दिखा रहा हूं जिसमें कि 2 वैनिशिंग पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये मॉडल ऑफ स्टेप्स का 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बना हुआ है यहां पे और आप देख रहे हैं कि सॉलिड मॉडल की ये लाइनें जो कि सॉलिड मॉडल में पैरेलल थी एक दूसरे के, यहां पर भी पैरेलल है, इनमें कुछ फर्क नहीं आया। हाँ, ये वाली जो लाइनें हैं स्टेयर्स के अलोंग वाली, ये जो कि सॉलिड मॉडल में पैरेलल थी, अब ये कन्वर्ज हो रही है ये वेनिशिंग पॉइंट राइट पे। स्टेयर्स की जो लेंथ वाली लाइनें हैं, जब सॉलिड मॉडल का 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बन गया तो स्टेयर्स की जो लेंथ वाली लाइनें हैं वो कन्वर्ज हो रही है इस वेनिशिंग पॉइंट राइट पे, इस प्रकार से। ओके ओके दोस्तों, ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन सबसे रियलिस्टिक प्रोजेक्शन है क्योंकि हम जब किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो उस बिल्डिंग से जो विजुअल रेज आती है, उस बिल्डिंग की कंटूर से जो विजुअल रेज आती है वो कन्वर्ज होती है हमारी आई पे। तो हम हमारे आजू बाजू की ऑब्जेक्ट्स का पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ही देखते हैं हमारी आईज के द्वारा। तो दिस पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज समथिंग वेरी नियर टू द रियल व्यू दैट वी सी बाय आवर आई। अच्छा, ये वाली जो लाइनें हैं ये भी सॉलिड मॉडल में पैरेलल थी पर अब ये कन्वर्ज हो रही है एट दिस वेनिशिंग पॉइंट लेफ्ट। ओके, तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आपको समझ आ गया और अब मैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में you will get 3 vanishing points for the perspective drawing of the object। और ऐसा कब होगा? जब ऑब्जेक्ट के तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जब ऑब्जेक्ट के तीनों एक्सिस प्रोजेक्शन प्लेन से इंक्लाइंड हो गए तो you will get 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ओके, 3 vanishing points, and 3 vanishing points you get when all 3 axes of solid are inclined to the projection plane। ओके, मैं इस मॉडल को थोड़ा सा मोशन दे रहा हूं जिससे कि आप इसको विजुअलाइज कर सके। आपको यहाँ पे 3 वेनिशिंग पॉइंट बने हुए भी दिख रहे हैं। ये वेनिशिंग पॉइंट लेफ्ट है, ये वेनिशिंग पॉइंट राइट है और ये वेनिशिंग पॉइंट बॉटम है। आई गिव मोशन टू द मॉडल नाउ। ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का जो मॉडल था उसको मोशन दिया है। वेनिशिंग पॉइंट मैंने यहां से हटा दिए सो दैट द क्लैरिटी इंक्रीजेस। ये स्टेशन पॉइंट है, ये प्रोजेक्शन प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट है, उसके तीनों एक्सिस इंक्लाइंड है प्रोजेक्शन प्लेन से, इसलिए 3 वेनिशिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। वो तीनों वेनिशिंग पॉइंट्स मैं आपको 2D ड्राइंग में दिखा दूंगा। 2D ड्राइंग में आपको क्लियरली दिख जाएंगे। ओके, तो नाउ आई कम टू द 2D ड्राइंग फॉर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। दिस इज द 2D ड्राइंग फॉर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। और आप देख रहे हैं
कि ये लाइनें जो कि मॉडल में पैरेलल थी अब कन्वर्ज हो रही है इस वेनिशिंग पॉइंट बॉटम पर। उसी तरह ये लाइनें जो कि सॉलिड मॉडल में पैरेलल थी अब कन्वर्ज हो रही है एट द वेनिशिंग पॉइंट राइट। ओके, उसी तरह ये लाइनें जो कि सॉलिड मॉडल में एक दूसरे के पैरेलल थी अब कन्वर्ज हो रही है वेनिशिंग पॉइंट लेफ्ट पर। ओके, तो आपको अच्छे से समझ आ गया 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है। दिस क्लासिफिकेशन चार्ट फॉर प्रोजेक्शन मेथड्स you have understood। इंडिविजुअल मेथड्स के डिटेल में तो हम ज़्यादा नहीं गए, बस नाम और थोड़ा बहुत उस मेथड का एप्लीकेशन, थोड़ा बहुत उस मेथड की डेफिनेशन हमने समझ ली। अच्छा, अब मैं उन एग्जाम क्वेश्चंस पर आ रहा हूं जो कि इस टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन मेथड्स से पूछे गए। ये क्वेश्चन EAC 2021 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन सच अ वे दैट इट्स 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एजेस मेक इक्वल एंगल विथ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इसका करेक्ट आंसर है सी, और इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मेरी YouTube चैनल खाबिया ई लर्निंग पे। उस वीडियो का नाम जिसमें कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है क्या है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सॉल्यूशन टू एग्जाम क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर EAC प्रीलिम्स। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन भी EAC 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? इन अ मल्टी व्यू ड्राइंग अ विजिबल और इनविजिबल लाइन रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग: इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, एज व्यू ऑफ ए सरफेस, लिमिटिंग एलिमेंट्स ऑफ ए सरफेस, विच ऑफ द अबव पॉइंट्स आर करेक्ट? और ये तीनों ही पॉइंट सही है। इसका करेक्ट आंसर डी है, और इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है YouTube पर खाबिया ई लर्निंग चैनल पर प्लेलिस्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर EAC प्रीलिम्स में। और उस वीडियो का नाम क्या है? प्रोजेक्शन मेथड्स एंड मल्टी व्यू प्रोजेक्शन सॉल्यूशन टू एग्जाम क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन EAC 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? When the receding lines are drawn to full size scale and the projectors inclined at 30 degree, 45 degree or 60 degree to plane of projection, such oblique projection is known as। करेक्ट आंसर क्या होगा? कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन। रिसीडिंग लाइन ट्रू लेंथ की है ना, तो कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इस क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मेरी YouTube चैनल खाबिया ई लर्निंग पर। प्लेलिस्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर EAC प्रीलिम्स, और वीडियो का नाम है ऑब्लिक प्रोजेक्शन डिटेल्ड सॉल्यूशन टू एग्जाम क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर EAC प्रीलिम्स खाबिया। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, thank you very much students। if you have any doubt you can ask your doubts in the comment section of YouTube। I hope you liked this lecture and this lecture helped you in your preparation for EAC prelims। Please share it with your friends who are preparing for EAC prelims।
थैंक यू।